गुड मॉर्निंग। तो लास्ट हमने छोड़ा था इलेक्ट्रोड विभव पर। उसको हम एक बार से वापस से देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है तो देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में रखा जाता है या उसको डुबोया जाता है। जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में रखा जाता है या डुबोया जाता है तो छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है। छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है। वो आवेश जो है वो विलयन के आवेश के क्या होता है, विपरीत होता है। उस वजह से छड़ की सतह पर क्या होता है, एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। वापस से एक बार कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में रखा जाता है तो छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है। धातु की छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है जो विलयन के आवेश के क्या होता है, विपरीत होता है। और इस आवेश विपरीत के कारण क्या होता है, एक धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। उसी को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब मैंने इस एक धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया, जब मैंने धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया तो छड़ पर आवेश क्यों उत्पन्न हुआ। छड़ पर आवेश उत्पन्न होता है तो उस आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या है कि जैसे ही मैंने छड़ को उस विलयन के अंदर डुबो दिया तो छड़ पर एक आवेश उत्पन्न हो गया। तो इस आवेश के उत्पन्न होने का कारण क्या है, इस आवेश के उत्पन्न होने का कारण क्या है, या फिर हम यूं कह दें कि जो विभव उत्पन्न हो रहा है उसका कारण क्या है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं उसका कारण क्या है। विभव के उत्पन्न होने का क्या कारण है वो हम देखते हैं। चलिए ठीक है, मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड लिया है, उसको क्या किया, एक लवण के विलयन में डुबो दिया। ठीक है, जिस धातु का मैंने इलेक्ट्रोड लिया है उसी धातु के लवण में इस इलेक्ट्रोड को डुबाना है। जैसे मैंने Zn का इलेक्ट्रोड लिया है तो मैं Zn के इलेक्ट्रोड को Zn के ही लवण ZnSO4 के विलयन में डिप करूंगी। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, धातु की छड़ है या फिर हम कह सकते हैं धातु का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, क्या है, धातु की छड़ है या फिर कह सकते हैं हम इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ पे धातु में क्या होता है, धातु क्या होती है, मेटल होती है। ठीक है, धातु को हम किससे दर्शाते हैं, एम से दर्शाते हैं। प्योर मेटल को हम किससे दर्शाते हैं, एम से दर्शाते हैं। ठीक है, अब इस धातु में धातु के जो परमाणु है, इस धातु में धातु के जो परमाणु हैं वो चाहते हैं कि हम अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें और किसमें चेंज हो जाए, धातु धनायन में। ठीक है, क्या है कि ये जो धातु की छड़ है, ठीक है, इस धातु के जो परमाणु हैं वो क्या चाहते हैं कि हम अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें और क्या बनाए, हम धातु धनायन बनाए। ठीक है, हमने अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और क्या बनाया हमने, M प्लस धातु धनायन बना दिया। तो ये क्या है, धातु, सारे धातु धनायन है। ठीक है, ये क्या है, सारे के सारे धातु धनायन है। अब ये धातु धनायन क्या चाहते हैं कि हम विलयन के अंदर चले जाएं। ये धातु धनायन क्या चाहते हैं, ये सारे के सारे जो धातु के धनायन हैं वो क्या चाहते हैं कि हम इस छड़ से बाहर निकलकर इस विलयन के अंदर चले जाएं।
इस छड़ से बाहर निकलकर इस विलयन के अंदर चले जाए। तो ये धनायन जो है वो विलयन के अंदर जाने के लिए इस छड़ की सतह पर एक दाब डालते हैं, इस छड़ की सतह पर एक दाब डालते हैं। इस दाब को क्या कहेंगे? इस दाब को कहते हैं विद्युत अपघटनी विलयन दाब। इस दाब को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी विलयन दाब। ठीक है, ये जो दाब क्या कहलाएगा? इसका छड़ का विद्युत अपघटनी विलयन दाब सॉल्यूशन प्रेशर, इसको हमने मान लिया P1, इसको मान लिया हमने P1। ठीक है, जब ये धातु है, जब ये धातु धनायन जो है वो छड़ को छोड़कर या छड़ से बाहर निकलकर विलयन में आएंगे, छड़ से बाहर निकलकर विलयन में आएंगे, तो विलयन में धनायनों की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। उस वजह से ये क्या होगा? विलयन धनावेशित हो जाएगा। उस वजह से ये क्या हो जाएगा? विलयन धनावेशित होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जब ये धनायन धातु की छड़ से बाहर निकलकर विलयन में आएंगे तो विलयन में धनायनों की प्रचुरता या अधिकता के कारण ये विलयन क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो धनायन बने थे, ये धातु के जो धनायन बने थे, उन्होंने क्या किया था? जब ये धनायन बने थे तो उन्होंने अपने में से इलेक्ट्रॉनों को निकाला था, है ना? अपने में से क्या किया था? इलेक्ट्रॉनों को निकाला था। तो अब यहाँ पे ये जो धनायन तो है वो विलयन के अंदर चले गए और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे धातु के अंदर है, धातु की छड़ के अंदर है। तो यहाँ पे छड़ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की प्रचुरता के कारण ये जो छड़ क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, ये ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, ये छड़ क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। क्यों? इसका कारण क्या है कि जब ये धनायन बने थे, M+ बने थे, धनायन बने थे, धातु धनायन बने थे, तो इन्होंने क्या किया था? अपने में से, ये धातु ने क्या किया था? धातु ने अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल कर धातु धनायन बनाया था। धातु ने क्या किया? धातु ने अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर धातु धनायन बना था। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है? इलेक्ट्रॉन है और ये धनायन जो है वो विलयन में चले गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की प्रचुरता के कारण ये छड़ तो हो गई ऋणावेशित और यहाँ पे धनायनों की प्रचुरता के कारण ये विलयन क्या हो गया? सॉरी, छड़ क्या हो गई? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की प्रचुरता के छड़ क्या हो गई? ऋणावेशित हो गई और यहाँ पे धनायनों की प्रचुरता के कारण विलयन हो गया धनावेशित। ठीक है, अब इस विलयन दाब का अपोजिशन करने वाला एक दूसरा दाब होता है। इस विलयन दाब का अपोजिशन करने वाला एक दूसरा दाब होता है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं। ये है विलयन के धनायन। पूरे ही विलयन में धनायन फैले हुए हैं, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, सारे विलयन में क्या होंगे? धनायन होगा। विलयन है ना? जैसे मैंने Zn इलेक्ट्रोड को ZnSO4 के विलयन में डुबो रखा है, तो यहाँ पे धनायन क्या होंगे? ZnSO4 के विलयन में Zn2+ धनायन होगा और SO4- क्या होंगे? ऋणायन होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे धनायन की बात कर रहे हैं, तो जैसे विलयन में ये सारे क्या है? विलयन में धनायन और ऋणायन दोनों ही होंगे, विलयन में धनायन और ऋणायन दोनों ही होंगे। ठीक है, तो ये है धनायन विलयन के जो पूरे ही विलयन में फैले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे। अब ये जो धनायन है ये क्या सोच रहे हैं कि हम किसी तरह इस छड़ के अंदर घुस जाए। ये विलयन के धनायन है ना, ये क्या सोच रहे हैं कि हम किसी तरह से इस छड़ के अंदर घुस जाए। ठीक है, और छड़ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, मतलब देखो ये छड़ क्या है? धातु की है। छड़ किसकी बनी हुई है? धातु की बनी हुई है। और धातु में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातु में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब धातु में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक है, अब ये धनायन क्या चाहते हैं कि हम किसी तरह इस छड़ के अंदर घुस जाएं और छड़ में पड़े मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ले ले और किसमें चेंज हो जाए? धातु के अंदर चेंज हो जाए। ठीक है, ये है विलयन के लिए। ठीक है, विलयन में, और ये किसमें था? छड़ में। ठीक है,
तो विलयन के धनायन क्या चाहते हैं कि हम किसी तरह से इस छड़ के अंदर घुस जाए और छड़ में पड़े इलेक्ट्रॉन को ले ले और किसमें चेंज हो जाए, धातु के अंदर चेंज हो जाए। ठीक है, ये क्या है, विलयन का धनायन है। ये चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं और किसमें चेंज हो जाऊं, धातु के अंदर चेंज हो जाऊं। ठीक है, किसके अंदर चेंज हो जाऊं, शुद्ध धातु के अंदर चेंज हो जाऊं। अब जब ये विलयन के धनायन इस छड़ के अंदर जाएंगे या छड़ के अंदर जाने के लिए ये क्या करेंगे, इस छड़ की सतह पर दाब डालेंगे। क्या करेंगे, ये छड़ की सतह पर दाब डालेंगे। क्या करेंगे, ये छड़ की सतह पर दाब डालेंगे। अब जब ये धनायन, विलयन के धनायन इसके अंदर घुस गए, यानी कि छड़ के अंदर घुस गए, तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेंगे, ऋणायन बचेंगे। ये जो धनायन जो है अगर इसके अंदर, छड़ के अंदर घुस गए तो पीछे क्या बचेंगे, विलयन के अंदर सिर्फ ऋणायन बचेंगे। अब यहाँ पे विलयन में ऋणायनों की अधिकता के कारण ये क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। विलयन क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। और ये धनायन इस छड़ के अंदर घुस गए तो यहाँ क्या होगा, धनावेशों की अधिकता हो जाएगी और इस वजह से ये छड़ क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। इस वजह से ये छड़ क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो अब और जब ये विलयन के धनायनों ने इस छड़ पर जो दाब लगाया था, उस दाब को क्या कहते हैं, उस दाब को कहते हैं परासरण दाब। उस दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। इसको हमने मान लिया P2, ऑस्मोसियस प्रेशर P2। ठीक है, अब देखिए एक तो हो गया अपने पास आया P1 आया। P1 दाब से क्या होगा कि जो ये धनायन है, छड़ के धनायन है, वो विलयन के अंदर जाएंगे, जिससे क्या होगा, विलयन धनावेशित हो जाएगा और छड़ क्या होगी, ऋणावेशित होगी। ठीक है, और परासरण दाब होगा। परासरण दाब से क्या होगा कि ये विलयन के धनायन जो है वो छड़ के अंदर जाएंगे और जिससे ये क्या हो जाएगा, विलयन ऋणावेशित हो जाएगा और ये छड़ के अंदर धनावेश जाने से छड़ क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इनमें कंपटीशन हो जाता है, या तो P2 जीतेगा या कौन जीतेगा, या P1 जीतेगा। ठीक है, अगर P1 जीत गया तो ये धातु धनायन जो है विलयन में चले जाएंगे। ठीक है, और अगर P2 जीत गया तो ये क्या है, विलयन के धनायन छड़ के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दो बातें हो रही है। अब कौन जीतेगा, क्या होगा, उसके लिए हम देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है, अगर P1 बराबर P2 हो जाए, अगर P1 बराबर P2 हो जाए, यानी कि तो क्या होगा, देखिए ना तो कोई धनायन छड़ से बाहर निकलेगा और ना ही कोई धनायन विलयन से छड़ के अंदर आएगा। ठीक है, और फिर जब ये धनायन छड़, ना तो कोई धनायन छड़ से बाहर जाएगा और ना ही कोई धनायन छड़ से अंदर आएगा, तो छड़ के अंदर आएगा तो कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा, छड़ और विलयन में कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा और न ही कोई विभव उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन विभव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई, P1 बराबर P2 हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें, यदि P1 इज ग्रेटर देन P2, अगर P1 क्या है, P2 से ज्यादा है, यानी कि ये वाला जो है दाब, विलयन दाब है, वो परासरण दाब से क्या है, ये ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा कि धनायन जो है वो छड़ से बाहर निकलकर, छड़ के जो धनायन है वो छड़ से बाहर निकलकर विलयन के अंदर आ जाएंगे और विलयन क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। छड़ पर मुक्त, छड़ पर जो धनायन बने थे ना, वो धनायन जो है वो धातु से इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण धनायन बने थे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की प्रचुरता के कारण ये क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। ठीक है, तो अगर P1 जीत गया तो विलयन में क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा और छड़ क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। अब तीसरी कंडीशन क्या है, अगर P2 इज ग्रेटर देन P1 है, P2 इज ग्रेटर देन P1 है, या फिर हम न्यू कहते हैं कि P1 इज लेस देन P2। ठीक है, P1 इज लेस देन P2। तो देखिए क्या होगा,
तो अब विलयन के धनायन क्या होंगे, छड़ के अंदर आएंगे, जिससे छड़ में धनायनों की प्रचुरता के कारण ये क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। और विलयन में जब धनायन छड़ के अंदर चले गए तो पीछे क्या बचे, सिर्फ ऋणायन बचे। तो यहाँ पे ऋणायनों की अधिकता के कारण विलयन क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, विलयन क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो अब ये जो आवेश उत्पन्न हुए हैं इनका कारण ये था। ठीक है, ये जो आवेश उत्पन्न हुए हैं इनका कारण ये होगा। और ये जो इन विपरीत आवेशों के कारण इस छड़ पर एक क्या विभव उत्पन्न होता है, उसी को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, इन विपरीत आवेशों के कारण ही ये धातु की छड़ पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिससे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोड विभव के उत्पन्न होने का कारण। और उससे पहले हमने बताई थी इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा। उससे पहले हमने क्या बताई थी, इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बताई थी। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रोड विभव, या हम यूं कह दें कि यदि इलेक्ट्रोड विभव जो है वो किसके कारण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। यदि इलेक्ट्रोड विभव, या फिर हम यूं कह दें कि ये जो आवेश उत्पन्न हुए हैं, ये छड़ और विलयन में जो आवेश उत्पन्न हुए हैं, वो आवेश यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के कारण उत्पन्न हो रहा है, वो आवेश यदि वो आवेश यदि ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है, और यदि ये जो आवेश है वो किसके कारण उत्पन्न हुआ है, और यदि ये जो आवेश अपचयन अभिक्रिया के कारण उत्पन्न हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है, वापस से देखिए कि अगर ये जो आवेश उत्पन्न हुआ है छड़ और विलयन पर, ये आवेश यदि ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है तो इसे कहेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। और यदि ये आवेश अपचयन अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है तो इसे कहेंगे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। इसे क्या कहेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो हम ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को कैसे डिनोट करते हैं, देखिए, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को हम कैसे डिनोट करेंगे, ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एम एम एन प्लस, ई एम एम एन प्लस। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव है। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को हम कैसे डिनोट करते हैं, ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एम एन प्लस। ठीक है, ई एम एम एन प्लस। ठीक है, इसी तरह से अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को हम कैसे लिखेंगे, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को हम कैसे लिखेंगे, ई रिडक्शन, ई रिडक्शन क्या हो जाएगा, ई एम एन प्लस एम, क्या होगा, ई एम एन प्लस एम। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं ऊपर लिख लेती हूं, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, ई रिडक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एम एन प्लस एम। ठीक है, ई एम एन प्लस एम। और इसी तरह से हमने ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को लिखा था, क्या था, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई एम एम एन प्लस, ई एम एम एन प्लस है। ठीक है, तो ये है अपने इलेक्ट्रोड विभव।
और उसके आधार पर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है अपने, मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसको शायद हमने एक बार पहले भी पढ़ा है, मानक इलेक्ट्रोड के अंदर पढ़ा था हमने, है ना। मानक इलेक्ट्रोड जब हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने इसको पढ़ा था, मानक इलेक्ट्रोड विभव को। तो देखिए क्या हेडिंग है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, देखो क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, कि इलेक्ट्रोड विभव को तो अपन को पता ही है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इससे जस्ट पहले अपन ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा था। ठीक है, इससे जस्ट पहले अपन ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा था। तो अब देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया गया इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया गया इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया गया इलेक्ट्रोड विभव, मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया गया इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया गया इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब ये मानक परिस्थितियां क्या है, ये मानक परिस्थितियां क्या है, तो वो देखते हैं। मानक परिस्थितियां देखो क्या होती है मानक परिस्थितियां, जब विलयन या फिर विद्युत अपघट्य जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड को डुबोया है, विलयन और जिसे हम विलयन को हम क्या कह सकते हैं, विद्युत अपघट्य भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोड को डिप किया है, इलेक्ट्रोड को डुबोया है। तो क्या होगा देखिए, उसकी सांद्रता क्या होगी, विलयन या विद्युत अपघट्य की सांद्रता कितनी हो, सांद्रता हो 1 मोल पर लीटर हो। कितनी हो सांद्रता, 1 मोल पर लीटर या फिर मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, पहली मानक परिस्थिति क्या हो गई कि यदि विलयन और विद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या होनी चाहिए, 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये मानक परिस्थिति हो गई। दूसरी मानक परिस्थिति क्या होगी, दूसरी मानक परिस्थिति है ताप, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन के बराबर। ये क्या है, मानक टेम्परेचर है। ये क्या है, मानक टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर। ताप क्या है, मानक ताप कितना होना चाहिए, 298 केल्विन, और ये क्या है, मानक ताप है, मानक टेम्परेचर है। तो दूसरी ये हो गई मानक कंडीशन या मानक परिस्थिति। तीसरी है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 बार।
कितना होना चाहिए 1 बार, या फिर 1.00 इंटू 10⁵ पास्कल, 5 पास्कल होना चाहिए। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए 1 बार होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं 1.00 इंटू 10⁵ पास्कल होना चाहिए। तो ये तीन क्या है, ये तीनों ही है मानक परिस्थितियां। ये तीनों ही क्या है, मानक परिस्थितियां हैं। मानक परिस्थितियों में देखो, पहली मानक परिस्थिति क्या है कि विलयन या विद्युत अपघट्य की सांद्रता कितनी होनी चाहिए 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए। ताप कितना होना चाहिए, ताप होना चाहिए 298 केल्विन होना चाहिए, जिसको हम क्या कहेंगे, मानक ताप कहेंगे, मानक टेम्परेचर कहेंगे, या स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहेंगे। और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब कितना होना चाहिए 1 बार, BAR, ये दिखाई नहीं दे रहा है आपको, ये क्या है 1 बार है, 1 बार। ठीक है, क्या है ये 1 बार है, या फिर हमने इसको लिखा है 1.00 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो दाब कितना होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब होना चाहिए 1 बार या 1.00 इंटू 10⁵ पास्कल होना चाहिए। तो ये है मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाता है। और मानक परिस्थितियां ये तीन क्या है, मानक परिस्थितियां है। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है चिन्ह निरूपण, साइन कन्वेंशन। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। साइन कन्वेंशन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना।